जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी स्पेशल में यूपी के जो प्रमुख संग्रहालय हैं और वहाँ की अकादमियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल में संग्रहालय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है और कौन सी अकादमी की कब स्थापना हुई या कौन सी अकादमी कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ये आपको 15 नंबर चैप्टर है और आज की जो क्लास है क्लास नंबर 13 होगी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपके यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने एग्जाम करवाते हैं, लेखपाल वगैरह है और आरओ यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस, इन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। संग्रहालय सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का वह केंद्र है जहाँ प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो संग्रहालय है वहां पर हम क्या क्या सुरक्षित और संग्रहित करते हैं, जैसे प्राचीन कलाकृतियां होगी और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक धरोहर, ये सभी जो है वहां पर संरक्षित होते हैं। अगला है कि 31 अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के रूप में स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना की गई। इससे पूर्व समस्त संग्रहालय संस्कृत निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होते थे। तो यहाँ पे दिया गया है इससे पहले उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित होते थे, अर्थात 31 अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के रूप में स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना होती है और इससे पहले जो है संस्कृत समस्त संग्रहालय संस्कृत निदेशालय के रूप में संचालित होते थे। अगला है उत्तर प्रदेश में लगभग 70 संग्रहालय हैं। कितने हैं? टोटल 70। यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में टोटल 70 संग्रहालय हैं। इनमें राजकीय संग्रहालय लखनऊ प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। जो लखनऊ प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। जो लखनऊ संग्रहालय है इसकी स्थापना 1863 में की गई और ये सबसे बड़ा राजकीय संग्रहालय है। अब राजकीय संग्रहालय लखनऊ की बात करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इस संग्रहालय की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़े हम 1863 में इसकी स्थापना की जाती है और ये सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे इस संग्रहालय के संकलन में लगभग 1 लाख से अधिक कलाकृतियां हैं। मोर देन 1 लाख, मतलब 1 लाख से अधिक यहाँ पर कलाकृतियां पाई जाती हैं। अब ये बात करेंगे राजकीय संग्रहालय मथुरा की बात करेंगे। राजकीय संग्रहालय मथुरा में देखेंगे इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में होती है और 1912 ईस्वी में सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। 1874 में इसकी स्थापना होती है और 1912 में सरकार ने इसको अपने अधिकार में ले लिया था। यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। इसमें 5000 पुरातन वस्तुओं का संग्रह है, अर्थात 5000 यहाँ पर पुरानी वस्तुएं पाई जाती हैं। वहां पर कितनी है लखनऊ संग्रहालय में? तो वहां पर 1 लाख है और यहाँ पे 5000 वस्तुओं का संग्रह किया गया। अगला देखेंगे इस संग्रहालय को कुषाणकालीन कला का सर्वोत्तम संग्रह माना जाता है। अब यहाँ पे कुषाणकालीन संग्रह कला की बात की गई है। तो कुषाणकालीन जो कला है इसमें सबसे ज्यादा मथुरा गंधार शैली का विकास हुआ था। कुषाण काल में याद रखिएगा मथुरा कला शैली का विकास हुआ था और कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए गए थे। ठीक है, अगला है राजकीय संग्रहालय झांसी। हमने कौन कौन से पढ़ लिए? लखनऊ पढ़ लिया और यहाँ पे ये मथुरा को पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे झांसी। इस संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग के द्वारा 1978 ईस्वी में झांसी में की गई थी। अर्थात झांसी संग्रहालय की जो स्थापना है 1978 ईस्वी में होती है। ठीक है, और मथुरा संग्रहालय की स्थापना 1874 में होती है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ की बात करें तो वो लखनऊ की जो है 1863 में होती है। सभी का आपको डेट याद रखना है। अगला देखेंगे अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय। अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या फैजाबाद। तो यहाँ पे अयोध्या फैजाबाद की बात की गई है। इस संग्रहालय की स्थापना जो अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या है इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में अयोध्या में की गई थी। इस संग्रहालय में रामकथा विषयक चित्रों, मूर्तियों, अयोध्या परिक्षेत्र के
शेषों व दुर्लभ सांस्कृतिक संपदा आदि का संग्रह किया गया है। आगे देखेंगे राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है 1988 ईस्वी में होती है। इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित विविध पक्षों का प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है बौद्ध धर्म से संबंधित विविध पक्षों का प्रदर्शन करने, उनका संरक्षण करने और प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर को स्थापित किया गया। अगला है लोक कला संग्रहालय लखनऊ। लोक कला संग्रहालय लखनऊ की बात करेंगे तो इस संग्रहालय की जो स्थापना है 1989 ईस्वी में होती है। 1989 ईस्वी में की गई यह संग्रहालय प्रदेश में प्रचलित समस्त लोक कलाओं का प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं सब समस्त लोक कलाएं अब जो प्रदर्शन है, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से लोक कला संग्रहालय लखनऊ का जो है स्थापना किया गया। अगला है जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर की बात करेंगे। इस संग्रहालय की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी और यह संग्रहालय जनपद से प्राप्त पुरा संपदाओं के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। जनपद से जितनी भी पुरानी से पुरानी संपदा है, वस्तुएं हैं, उनका जो प्राप्त होती है, उनका संरक्षण के लिए जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर का यहाँ पे स्थापना किया गया। अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। कुशीनगर की बात करेंगे। कुशीनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। याद रखिए, महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है। कुशीनगर राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर की बात करेंगे। इस संग्रहालय की स्थापना 1995 में उत्तर प्रदेश में जो है संस्कृत विभाग के द्वारा की गया था। इस कौन से विभाग के द्वारा? संस्कृत विभाग के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहित वस्तुएं तथा मूर्तियां स्थित हैं। जो आपका कुशीनगर संग्रहालय है, यहाँ पर बौद्ध धर्म से जितनी भी संबंधित वस्तुएं हैं उनका संग्रह किया गया है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज। अब कन्नौज की बात करेंगे। कन्नौज को आप और किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, इसको हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इस संग्रहालय की स्थापना अर्थात राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो कन्नौज है, इस संग्रहालय की स्थापना 1996 ईस्वी में की गई। ठीक है। तो यह संग्रहालय मौखरी, वर्धन एवं प्रतिहार कलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। अब यहाँ पे आपने सुना होगा जो मौखरी वंश था, वर्धन वंश था और प्रतिहार जो वंश था, इन सभी वंशों की कलाओं के जो भी कलाएं होती थी, वहां के मूर्तियां पाई गई, जो वहां की जो प्राचीन वस्तुएं थी, उन सभी के संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज की स्थापना की गई थी। अगला है आपका राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से भी पिछली बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था आरओआर में। इस संग्रहालय की जो स्थापना है 1996 ईस्वी में की गई और इस संग्रहालय में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित प्राप्त तत्कालीन प्रचलित अस्त्र शस्त्र संग्रहित हैं। ठीक है। और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अगर इसकी बात की जाए कि ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 10 मई से 1857 से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से, याद रखिएगा। अगला है राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा की बात करेंगे। ये आपको इस संग्रहालय की स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी और जैन कलाकृतियों का सबसे प्राचीनतम केंद्र होने के कारण जैन कलाकृतियों को प्रदर्शित, संरक्षित एवं प्रचार प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। ठीक है। जो जैन कलाएं होती हैं, जो जैनियों का अपना खुद की कलाकृतियां हैं, उनको प्रसार और अपनी खुद की संस्कृति का जो प्रसार प्रसार है, उसके लिए इस संग्रहालय की स्थापना की जाती है 2003 ईस्वी में राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में।
अगला है अंबेडकर संग्रहालय। अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर। और जो अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय है ये रामपुर में है। और इस संग्रहालय की जो स्थापना सन 2004 ईस्वी में की गई। और इस संग्रहालय को अर्थात अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है, इस संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य भारत के संविधान निर्माता, ये विधि निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियों को संकलन करना था। जो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा उनकी पुस्तकें हैं, उनके द्वारा लिखित बहुत सारे जो किताबें हैं, और उनकी प्रमुख जो किताबें जो खुद पढ़ते थे, उनके द्वारा जो भी वहां से उनका सामान मिला, उन सभी को संरक्षित करने के लिए, और उनके द्वारा क्योंकि वो संविधान निर्माता थे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी और कानून के क्षेत्र, कानून के लिए कैसे स्थापित करें, कानून क्या होता है, वो सभी के बारे में। और उनकी जो सामग्रियां थी उन सभी को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इसका मतलब इस संग्रहालय को स्थापित किया गया था। और ये आपका रामपुर में है, याद रखिएगा। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरावा सिद्धार्थनगर। जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है पिपरावा का सिद्धार्थनगर में है। और बौद्ध धर्म का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु इस संग्रहालय की स्थापना की गई। जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, याद रखिएगा, ये आपको सिद्धार्थनगर पिपरावा में स्थित है। अगला है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो फर्रुखाबाद में स्थित है, यह संग्रहालय निर्माणाधीन है, अर्थात यह भी निर्माण हो रहा है। यह संग्रहालय प्राचीन बौद्ध पुरास्थल कौम्पिल संकिसा से प्राप्त प्राचीन कलाकृतियां एवं पुरावशेषों के संकलन एवं संवर्धन हेतु स्थापित किया जा रहा है। जो प्राचीन कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं संकिसा से, कौम्पिल और संकिसा, ठीक है, यहाँ से बौद्ध जो पुरास्थल है, यहाँ से प्राप्त प्राचीन कलाकृतियों को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला है अन्य संग्रहालय। अन्य संग्रहालय की बात करेंगे तो इस संग्रहालय में 3री शताब्दी पूर्व 12वीं शताब्दी तक के पुरातन वस्तुएं रखी हुई हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 1957 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा की गई। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की गई है। और इस संग्रहालय की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो राय कृष्णदास के निजी संग्रहालय से की गई थी। इस संग्रहालय में मोहरे, सिक्के, मनके, मृदा पात्र और पांडुलिपियों आदि का संग्रह है। जो ये संग्रहालय है इसमें आपके बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं, पांडुलिपियां हैं, और यहाँ पर आपका जो है मोहर भी है, सिक्के भी हैं, और मनके अर्थात मोतियां भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये आपका जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी राय कृष्ण निजी संग्रहालय से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे अकादमियों की। यहाँ पे आपके संग्रहालय खत्म होते हैं, अब आपके शुरू होते हैं अकादमियां। कौन कौन से अकादमी भारत ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, उसके बारे में बात करेंगे। भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ये 2018 में यूपीपी में पूछा जा चुका है, आरओआरओ में 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। यूपी स्पेशल में यही सब पूछा जाता है। भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय लखनऊ। अब ये शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात। इस महाविद्यालय की स्थापना 1926 ईस्वी में मैरिज कॉलेज के नाम से हुई। बाद में मैरिज कॉलेज का नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया और 26 मार्च 1966 को इसे सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया। ये कब सरकार के आधिपत्य में आया था? 26 मार्च 1966 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 2000 ईस्वी को इसे विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहली तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। अर्थात इसको 24 अक्टूबर 2000 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया, भातखंडे विश्वविद्यालय।
भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, इसी को कह सकते हैं, और इसी का नाम है भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर राज्य कला अकादमी की बात करेंगे। ये राज्य कला अकादमी कहाँ पर है? राज्य कला अकादमी उत्तर प्रदेश। इस अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुआ था राज्य कला अकादमी का स्थापना। अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है 13 नवंबर 1963 ईस्वी को होती है। 13 नवंबर 1963 ईस्वी को यह अकादमी पिछले 50 वर्षों से संगीत, नृत्य, नाटक, लोकगीत, लोक नाटक की परंपराओं के प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो लोकगीत है, नाटक है, नृत्य है और लोक नाटक है, इनकी परंपरा से चली आ रही संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार करना और उसको संरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 ईस्वी को होती है। अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में की गई और इस संस्था में नाट्य कला के विभिन्न पक्षों, अभिनय, निर्देशन, रंग, तकनीक आदि में गहन प्रशिक्षण देकर 2 वर्षों का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। अर्थात संगीत के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला डिप्लोमा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान उत्तर प्रदेश के जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 में की गई थी। अगला है इस संस्थान द्वारा लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान करना है। अर्थात जो प्राचीन संस्कृति है जनजातियों के द्वारा, जनजातियों की जो प्राचीन संस्कृति और वहाँ की जो लोक कला है उसको उसको जो समाप्त होती जा रही है, इसको एक नया मंच देने के लिए, ताकि उनकी संस्कृति को वो फिर से अपनी जीवित रख सके, इन सभी के लिए जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में स्थापना होती है इसकी। अगला है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में 1988-89 ईस्वी में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, कथक नृत्य का संवर्धन एवं कथक संग्रहालय की स्थापना है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतज्ञ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतज्ञ की बात करेंगे। ये पहले हैं तबला वादक। तबला वादक कौन कौन से हैं? पंडित राम सहाय, कांठे महाराज, किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद गुदई महाराज, सरल महाराज, पंडित रामजी मिश्र। और तबला वादक में और कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है आ जाएंगे आपके तबला वादक में ये आ जाएंगे पंडित रामजी मिश्र, ये सभी जो है तबला वादक हैं। ठीक है, सितार वादक की बात करेंगे तो सितार वादक में है पंडित रविशंकर जो है सितार वादक है। और यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक नाम याद नहीं आ रहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी जो है सितार वादक, याद रखिएगा। ठीक है, बट ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी याद रखना है। अगला है बांसुरी वादक। बांसुरी वादक में कौन कौन से हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये यूपी से हैं अपने, और ये बांसुरी वादक थे। शहनाई वादक की बात करेंगे। शहनाई वादक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। वायलिन वादक में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और डॉक्टर एन राजम, ये दोनों वायलिन वादक थे। सारंगी वादक की बात करेंगे, ये थे पंडित गोपाल जी मिश्र। पंडित गोपाल जी मिश्र जो है सारंगी वादक थे आपके। नेक्स्ट है पखावज वादक की बात करेंगे। पखावज ये आपके लिए नया होगा, काफी नया सा लग रहा है।
पखावज वादक, ये जो है कुदऊ सिंह है, इसके जो वादक है वो है कुदऊ सिंह। पखावज के वादक है कुदऊ सिंह, याद रखेगा। चित्रकला विषयक तथ्य, कौन कौन से चित्रकला से संबंधित हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में की गई है। 1973 ईस्वी में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ को लखनऊ विश्वविद्यालय की कला संकाय के रूप में मान्यता दे दी गई। सन 1920 ईस्वी में वाराणसी में स्थापित भारत कला परिषद का भी प्रदेश में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। याद रखिएगा, 1920 में जो वाराणसी में स्थापित होता है भारत कला परिषद का भी इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखेंगे नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना। नगर निगम आर्ट गैलरी की जो स्थापना है ये 1949 ईस्वी में की गई। 1949 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना की जाती है, नगर निगम की स्थापना, याद रखिएगा। अगला है आपका ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना 1962 ईस्वी में की जाती है। ललित कला अकादमी जो लखनऊ में है इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की जाती है। नेक्स्ट है आपकी सन 1976 ईस्वी में वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी की स्थापना की गई। वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी, इसकी स्थापना 1976 में की जाती है। अगला है भारत कला भवन का भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1950 ईस्वी में की गई। भारत कला भवन देश में चित्रकारी के विशालतम संग्रहालयों में से एक है। ये भारत कला भवन है, ये विशाल बहुत मतलब विशाल संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में होती है और ये भारत कला भवन देश में चित्रकारी के विशालतम जो संग्रहालय हैं उनमें से एक है। अगला है, और भारत कला भवन की बात करें ये स्थित कहाँ है, तो ये आपको वाराणसी में स्थित है। रमेश चंद्र साची, नित्यानंद, चमन सिंह चमन, सुरेंद्र बहादुर इत्यादि प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। याद रखिएगा ये बात। प्रदेश में अनेक विश्वविद्यालयों में चित्रकला में स्नातक पाठ्यक्रम से लेकर शोध उपाधि तक की व्यवस्था की गई है। इनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, दयालबाग, मेरठ, बरेली और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के नाम प्रमुख है। अर्थात ये सभी जो विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, पढ़ाई होती है और शोध कार्य भी किया जाता है। अगला बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से संस्कृति शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे हम जो भी उत्तर प्रदेश में कला संस्कृति है इसका संरक्षण करने के लिए इसका गठन किया गया है, संस्कृति शिक्षा परिषद, इसका गठन किया गया है। अगला है प्रदेश के प्रमुख चित्रकला शैलियां। प्रदेश की प्रमुख चित्रकला कौन कौन सी चित्रकला शैलियां हैं? कंदरा शैली और मिर्जापुर शैली। कंदरा शैली अथवा मिर्जापुर शैली, कंदरा शैली को भी मिर्जापुर शैली कहते हैं। ये जो है मिर्जापुर के गुफाओं के चित्रों को प्रागैतिहासिक शैली की पृष्ठभूमि के अभाव में ही भावों तथा घटनाओं को रेखाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। अगला है मथुरा अथवा ब्रज शैली। इस शैली में समृद्ध पृष्ठभूमि पर प्रेम, प्रकृति एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति को जीवंतता प्रदान की जाती है। बुंदेली शैली की बात करेंगे, इसमें चित्र में रिक्त स्थान को भरने हेतु चित्रांकित पृष्ठभूमि पर चित्रित चित्रों में एक गहराई का आभास कराया जाता है। ये हर जगह की प्रमुख प्रमुख शैलियां हैं। आगरा एवं मुगल शैली। आगरा एवं मुगल शैली की बात करेंगे तो इस शैली में के अंतर्गत प्रारंभिक चित्रों में एक और दृश्य अथवा छवि को चित्रित किया जाता है। तत्पश्चात भवनों, व्यक्तियों, सौंदर्य तथा युद्ध एवं शिकार आदि के क्षेत्रों में कार्यवाही को प्रमुखता दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मिश्रित शैली। मिश्रित शैली की बात करेंगे, इस शैली के चित्रों में पुरातन एवं आधुनिकतम शैलियों के मिश्रित रूप में चित्रकारी की जाती है। अब यहाँ पे आएंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख लोकगीत? उत्तर प्रदेश में हिंदी तथा उसकी सहायक भाषाओं में लोकगीतों के गायन की परंपरा प्रचलित है। प्रदेश के अंतर्गत लोकप्रिय लोकगीत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उत्तर प्रदेश में लोकगीत हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। वह है बिरहा, चैता, रसिया, कजरी, आल्हा, ढोला, भरतहरी और यहाँ पे
भर्तृहरि और पूरन भागत। पूरन भगत ये प्रमुख लोकगीत हैं। बिरहा की बात करेंगे तो यह पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत रूप में गाया जाता है। इसमें अधिकांशतः वीर रस के गीत गाए जाते हैं और इसमें गायक लोकवाद्य के रूप में करताल का प्रमुखता से उपयोग करते हैं। अगला है आल्हा। आल्हा खंड की बात करेंगे, यह बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध वीर रस कथा आल्हा के लयबद्ध गायन की प्रसिद्ध शैली है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। अगला है चैता। चैता की बात करेंगे, यह एक प्रकार का ऋतु गीत है जिसे फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। इन गीतों के प्रेम की अनुभूति को व्यक्त किया जाता है। ये जो गीत होते हैं इनमें जो है प्रेम की अनुभूति को व्यक्त किया जाता है। अगला है रसिया। रसिया की बात करेंगे, यह ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है। और ये रसिया जो गीत है, इन गीतों में आध्यात्मिक तथा भौतिक भक्ति भावों को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण के जो उपासना है उससे संबंधित ये सभी आध्यात्मिक और भक्ति भावों को प्रदर्शित करते हैं इस गीत के माध्यम से। कजरी की बात करेंगे, कजरी जो है यह सावन के महीने में गाया जाने वाला मधुर लोकगीत है जिसे मुख्यतः महिलाओं के द्वारा कजरी गीत को गाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रमुख लोक नृत्य। प्रमुख लोक नृत्य जो है ये नौटंकी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है जिसका मूल स्वरूप विधि नाटक है। इसमें हाथरसी तथा कानपुरी नाटक शैलियों द्वारा संवाद गायन एवं लोक नृत्य के माध्यम से लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों ये आज की क्लास ना आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे लोक नृत्य लोकगीत ये सभी आते हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। अब धोबिया राग की बात करेंगे। धोबिया राग यह धोबी जाति का नृत्य है जिसमें एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक उसका गधा बनता है। ठीक है, एक नर्तक धोबी और दूसरा उसका गधा बनता है धोबिया राग में। धोबिया नाच की बात करेंगे, इसमें कच्ची घोड़ी पर सवार होकर एक नर्तक अन्य नर्तकों के मध्य विलक्षण मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए नृत्य करता है और इसका आयोजक मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अगला है धुरिया समाज। धुरिया समाज की बात करेंगे तो इसके तहत बुंदेलखंड क्षेत्र की कुम्हार जाति के नर्तक पुरुषों के द्वारा स्त्री रूप धारण करके महिला भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करते हुए गायन नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। पाई डंडा की बात करेंगे, यह गुजरात के डांडिया रास नृत्य के समान ही बुंदेलखंड के अहिर जाति के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से पाई डंडा नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा, गुजरात का जो डांडिया नृत्य है अगर पूछता है कि किसके समान होता है तो ये जो है पाई डंडा नृत्य के समान होता है और ये बुंदेलखंड के अहिर जाति के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से ये किया जाता है। दीपावली की बात करेंगे तो यह दीपावली के शुभ अवसर पर बुंदेलखंड के अहिर जाति नर्तकों द्वारा किया जाने वाला खेल जैसा नृत्य है। जो है ये पाई डंडा आपका दीपावली के अवसर पर किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है ख्याल। ख्याल नृत्य की बात करेंगे, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। इसके तहत नर्तक अपने ऊपर रंग बिरंगे कागजों व बांस के मंदिरों को रखकर बुंदेली गायन नृत्य करते हैं। अगला है कथक। कथक नृत्य, यह नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। इस नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। जो कथक नृत्य है ये कहाँ की देन है? ये उत्तर प्रदेश का ही प्रमुख लोक नृत्य है और उत्तर प्रदेश की ही देन है, याद रखिएगा। तो और यह नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। इस नृत्य शैली को जो है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जी के द्वारा दिया गया था और उनके द्वारा इसका प्रोत्साहन किया गया। अगला है सहरा। सहरा जो है यहाँ यूपी का बहुत ही फेमस है। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा फसल की कटाई के समय हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है सहरा। अगला है राई। राई की बात करेंगे, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का मयूर नृत्य है जिसे मुख्यतः कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है राई नृत्य।
नटवरी की बात करेंगे। नटवरी जो नृत्य है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहिरों तथा यादवों में प्रचलित यह नृत्य संगीत एवं नक्कारों की लय पर खेल मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए किया जाता है। धीवर राग। धीवर राग की बात करेंगे। धीवर अर्थात कहार जाति द्वारा किया जाने वाला यह गायन नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कलाबाजी। कलाबाजी की बात करेंगे तो अवध क्षेत्र के इस नृत्य में नर्तक कच्ची घोड़ी पर सवार होकर मोर बाजा लेकर कलाबाजी करते हुए नृत्य करता है। इस नृत्य में कलाबाजी की प्रमुखता होने के परिणाम स्वरूप इसको कलाबाजी नाम दिया गया। इसमें बहुत सारी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, इसीलिए इसको कलाबाजी नृत्य भी कहते हैं। अगला है पासी नाच। पासी नाच की बात करेंगे। यह युद्ध के अभिनय के रूप में अभिनीत यह नृत्य गीत पासी जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें 7 पृथक मुद्राओं को एक गीत एवं लय में प्रस्तुत किया जाता है। जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य की बात करेंगे तो यह आपका साधु वेशधारी स्त्री रूप पुरुष नर्तकों तथा साधु वेशधारी पुरुष नर्तकों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला यह नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पहले इस नृत्य में स्त्रियां भी भाग लेती थी, लेकिन अब उनका अभिनय भी स्त्री रूप धारण करके पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। चरकुला नृत्य। चरकुला की बात करेंगे। यह नृत्य ब्रजभूमि में रथ के पहिए के पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। जो चरकुला नृत्य है ये ब्रजभूमि का नृत्य है और रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रख करके किया जाता है। इसे ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। चरकुला नृत्य को ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे अगला है देवी। देवी नृत्य की बात करेंगे। यहाँ पे देवी पूजा के जाते समय एक नर्तक द्वारा देवी की भूमिका अभिनीत करते हुए किया जाने वाला यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। जो देवी नृत्य है देवी पूजा के जाते समय जब हम नर्तक के द्वारा नाचते हुए जब जाते हैं और देवी की भूमिका का अभिनय करते हैं, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, इसीलिए इसको देवी नृत्य कहते हैं। अगला है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित कार्तिक गीत नृत्य में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके नृत्य गायन के माध्यम से उनके संबंधों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आज की क्लास शायद सभी क्लासों से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए गए, जैसे आपका लोकगीत, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, लोक नृत्य से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और जो संग्रहालय थे आज की क्लास के, जो संग्रहालय करवाए गए, संग्रहालय और अकादमियां, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आज की क्लास आपको सभी को पसंद आई हो, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के लिए हम पूरी क्लास एकदम फ्री लेकर आते हैं और आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमसे और हम आपसे ऐसे ही ऐसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी अगर न्यूज लाते हैं, कोई भी स्टडी से संबंधित कोई भी वीडियो आता है तो आप सभी को मिलेगा और उससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके, इसके लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आ गई हो सच में तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और अपने गोल को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।